ज़्यादा आपने देखा होगा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान। दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। हम कारण बताते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपना हाथ सेकना नहीं चाहती, जलाना नहीं चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ इस मुद्दे से बाहर ही रखा। माफ़ कीजिएगा, दिलीप जायसवाल जो अभी ताज़ा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार पर हमला किया है कि जो लालू परिवार इस तरह के फैसलों को कोट कर रहा है या उस पर नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, उन्हें चाहिए कि वो थे ना पहले तो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते। आरक्षण को लेकर के हमेशा उन्होंने मिसकोट किया है और ऐसी स्थिति में अगर मिसकोट करते हैं, आप संविधान की किल्ली उड़ाते हैं, संविधान पर किसी भी तरह का उंगली उठाते हैं तो आप दंड के भी पात्र हैं। परिवार, अगर परिवार के सदस्य जो परिवार का पोषण करते हैं, उनके आय का 1 लाख रुपया अगर सालाना आता है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। बाकी आप देखें जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी के समाज के लोगों को तो फायदा हो रहा है, तो वो इसका समर्थन कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो लोग मलाई चाप रहे हैं वो लोग काहे नहीं अपने आप को अलग कर लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का समर्थन किए हैं और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा तेज है कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से भले ही मिल गए हों, एनडीए गठबंधन में आ गए हों, लेकिन उनके भविष्य को लेकर के खूब चिंताएं सता रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब ये राह उनके लिए कितना आसान होगा? चिराग पासवान क्या गठबंधन में रह के ही मुख्यमंत्री का दावेदारी कर सकते हैं? क्या नीतीश के रहते ये सब कुछ संभव है? क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी ना चाहती हो? इन सब के बीच में एक संभावनाएं ये भी उत्पन्न हो रही है कि चिराग के पास एक खुला ऑफर तेजस्वी से है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में भी जब टिकट बंटवारा का दौर चल रहा था, उस समय चिराग पासवान के पास महागठबंधन से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो उनके भाई हैं वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि चिराग तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए बिहार में कई राजनीतिक दल लगे हुए हैं। ऐसे में जब ये साथ आएंगे तो क्या वाकई में ऐसा रिप्लेसमेंट मिल सकेगा या फिर 2025 से पहले बड़ा सियासी ड्रामा शुरू हो जाएगा? क्या कुछ बातें, क्या कुछ बवंडर उत्पन्न हो रहा है बिहार की राजनीति में, इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर बाबा के साथ हम जुड़ गए हैं। बाबा, चिराग और तेजस्वी एक साथ आने की बातचीत एक बार फिर से उठ रही है, ये कहाँ तक संभव है? चिराग नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, नीतीश कुमार का वो पैर छूते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं गठबंधन में, तो ये कहाँ से अचानक बवंडर उठने लगा कि चिराग और तेजस्वी की बात बन गई है, वो एक हो सकते हैं? देखिए रत्नेश, चिराग पासवान की जो बात आपने कही कि नीतीश कुमार से उनके बेहतर रिश्ते हो गए हैं जी, और पैर छू करके प्रणाम भी करते हैं जी। ये वो तब भी करते थे जब उनके रिश्ते नहीं सुधरे थे। लेकिन खैर, आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए और अगर हम खुली आंखों से देखें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि निश्चित रूप से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो सामान्य हो गया है, जिसमें अशोक चौधरी की भूमिका जिसमें बड़ी रही है। अशोक चौधरी आप जानते ही हैं कि उनकी पुत्री जो है वो चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में इस संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अशोक चौधरी ने जो पहल की, उसका प्रतिफल भी देखने को मिला कि कई मुद्दों पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कुछ ऐसी बातें हैं कि ये सब कुछ फाइनली वोट के लिए होता है। नीतीश कुमार अगर चिराग पासवान के साथ आ जाएं तो उनके वोटों में कितना इजाफा होगा, या चिराग पासवान को अपने से दूर कर दे तो कितने वोटों का घाटा होगा। ये जोड़ घटाव करके ही सब कुछ किया जाता है। 2020 में आपने देखा ही, अगर इतना ही ज़्यादा प्रेम होता तो 2020 में क्या जरूरत थी चिराग पासवान को अलग होने के लिए? ऐसा कुछ तो मांग नहीं रहे थे, वो 35 को सीट मांग रहे थे जो उनका हक भी बनता था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 6 सीटें उनके पास थी और 6 36 उनका बनता था, जो 35 वो मांग रहे थे, एक सीट कम ही मांग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनको दे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब क्या ये देने के लिए तैयार हैं?
और अगर दे भी देते हैं तो क्या चिराग पासवान अपने लोगों को समझा पाएंगे? एक बड़ा हर्डल आ गया है बीच में, और ये हर्डल है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण। इसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान। दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। हम कारण बताते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपना हाथ सेकना नहीं चाहती, जलाना नहीं चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ इस मुद्दे से बाहर ही रखा है। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कई सवाल किए होंगे, लेकिन कोई भी आरक्षण के भीतर आरक्षण वाले मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होगा। हाँ, अगर इस सवाल को पूछ दीजिए तो बोला कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो न्यायालय का फैसला है। और जहाँ तक सवाल है कि आप उठा के देख लीजिए कि हमारी तो टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने 174 सीटें जो विधानसभा की है वो अपने पक्ष में किया है, जबकि हमारे 174 विधायक नहीं हैं। यानी हमने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से मात दे दिया है, और इसी के आधार पर वो 2025 का परसेप्शन भी बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क कहा जाता है कि 60% कुशवाहा समाज के लोगों ने हमको वोट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तेजस्वी यादव को 14% यादव फुली सपोर्ट करते हैं, 7% के आसपास कहा जाता है कि पासवान हैं वो चिराग पासवान को फुली सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों को चिंता होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो इसमें कई लोगों के हम बयान कोट करना चाहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दिलीप जायसवाल जो अभी ताज़ा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार पर हमला किया है कि जो लालू परिवार इस तरह के फैसलों को कोट कर रहा है या उस पर नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, उन्हें चाहिए कि वो थे ना पहले तो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं, यानी कटघरे में उस खड़ा किया जाता है। सम्राट चौधरी की बात करें जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीधी तौर पे कहा है कि लालू परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परिवार वाले लोग हैं और परिवार में ही इनके आरक्षण है। क्रीमी लेयर वाले लोग हैं ये, बिल्कुल इनका कहने का स्पष्ट बात यही है। निश्चित रूप से चिराग पासवान ने इस फैसले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे, ये बातें कही है। इसके अलावा अगर मांझी की बात करें तो मांझी ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो बातें हम बाद में कोट करेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने भी सिंपल सी बात कही है कि ये परिवारवादी पार्टियां जो हैं उनको तो इस पूरे मामले में कोई भी एक शब्द जो है वो उनके लिए मुश्किल है बोलना। कैसे वो बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं, क्योंकि वो आरक्षण के हित ऐसी है ही नहीं। आरक्षण को लेकर के हमेशा उन्होंने मिसकोट किया है, और ऐसी स्थिति में अगर मिसकोट करते हैं, आप संविधान की किल्ली उड़ाते हैं, संविधान पर किसी भी तरह का उंगली उठाते हैं, तो आप दंड के भी पात्र हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये मामला तो सामने आ गया है, न्यायालय ने इस पर अपना आदेश तो पारित कर दिया है। 21 अगस्त को इसमें देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। मायावती इसको लीड करेंगी और बाकी के बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके उसमें चंद्रशेखर रावण हैं वगैरह वगैरह, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, तो देखिए आरक्षण के भीतर आरक्षण जो है उसकी सबसे बड़ी जो नियति है वो ये है कि जिन लोगों को आरक्षण, जैसे आप ओबीसी आरक्षण की बात कीजिए, 27% जनसंख्या के हिसाब से इस 27% जनसंख्या वाले ओबीसी में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? 14% यादव है। दैट मीन्स कि 14% यादव हैं, तो अगर कोटा के अंदर कोटा हो जाता है तो जो क्रीमी लेयर, अब क्रीमी लेयर भी थोड़ा सा समझना यहाँ जरूरी हो जाता है। क्रीमी लेयर को समझने के लिए आपको 1992 में जाना होगा, जब इंदिरा सहनी वाला मामला सामने आया था, आरक्षण का जो प्रारूप तैयार हो गया था, और उसको बरकरार रखते हुए आगे की रणनीति और कैसे आरक्षण को अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इस बात की चर्चा चल रही थी। हालांकि ये 1971 का ही क्रीमी लेयर जो है वो पारित किया हुआ है। इसके बाद समय समय पर इसमें कई तरह के संशोधन किए गए हैं। क्रीमी लेयर में सबसे जो शुरुआती दौर था उसमें 1971 से 2004 तक 1 लाख रुपया प्रति आय निर्धारित था। प्रति परिवार, अगर परिवार के सदस्य जो परिवार का पोषण करते हैं उनके आय का 1 लाख रुपया अगर सालाना आता है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, यानी उससे ऊपर वाले 1 लाख से ऊपर वाले, उसके नीचे वाले क्रीमी लेयर के भीतर नहीं आते। इसके बाद 1971 में से लेकर के 2004 में इसको फिर से रिवाइज किया गया
और 2004 में इस राशि को 1.5 लाख बढ़ा करके 2.5 लाख किया गया। मतलब 2,50,000 रुपया के अंदर जो लोग आते हैं वो क्रीमी लेयर के अंदर हैं, उसके ऊपर वाले लोग क्रीमी लेयर है क्या? जो तो मलाई जिसको कहते हैं ना, दूध में क्रीम निकलता है ना, उसको मलाई देखे हैं ना, यानी कि जो आरक्षण के भीतर जो फायदा उठ रहा है, उस फायदे का लाभ उठा करके जो लोग उसका क्रीम चाट रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं या उस क्रीम के सतह तक आते हैं, उन लोगों को इससे वंचित करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, बाकी लोगों को आरक्षण और मिलता चला बिल्कुल, मतलब वो क्रीम जो है सबको मिलना। हाँ, वो क्रीम जो है ना, वो बाकी सारी जातियों को भी जिन जिन लोगों को क्रीम मिल गया है वो अपने आप को अलग कर लीजिए। दूध में क्रीम होता है तो आप देखते हो ना, आपके घर में महिलाएं हैं वो क्या करती हैं कि उसको चम्मच से निकाल करके अलग रख लेती हैं, और कभी कभी उसका घी भी निकाल लेती हैं। तो वही क्रीम जो है वो निकाल करके जब अलग हटा दिया तो फिर दूसरा क्रीम उसमें जम जाता है। तो उसके साथ साथ 2004 में 2.5 था, 2008 में फिर रिवाइज हुआ 4 साल के बाद, जब 4.5 लाख कर दिया गया। 2013 में फिर रिवाइज किया गया इसको, और उस समय 6 लाख कर दिया गया। अब 2017 में जब रिवाइज हुआ तो ये 8 लाख कर दिया गया है, और अब इसको आगे 10 से 12 लाख तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। यानी जो क्रीम है और थोड़ा परत जमा ले तब इसको रिवाइव किया जाए। तो ये फायदा जो है, अब ये लोग हैं जैसे अब चिराग पासवान, आरक्षण है, 6 सीटें रिजर्व है लोकसभा की, जिसमें से 3 सीट पर तो खुदे वो लड़े थे, माने 50% वही लड़े थे ना, तो उसका लाभ भी उनको मिला। अगर वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं तब क्या होगा? उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को भी छोड़ना पड़ेगा, उनकी बहन भी, उनके परिवार के लोग भी, उनके समाज के लोग भी इस क्रीमी लेयर का लाभ उठा रहे हैं। 3-1 हो जाएगा, फिर 3-1 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोटा के भीतर कोटा जो है वो उसकी मांग कोई नई नहीं है, 1960 से इसकी मांग चल रही है। और नीतीश कुमार ने बिहार में एक व्यवस्था किया था जिसमें आपको याद होगा दलित महादलित करने का कोशिश किया था, ओबीसी ईबीसी है हमारे यहाँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो व्यवस्था हमारे यहाँ की गई थी, उस व्यवस्था के तहत अब एक पटरी पर आकर के खड़ा हो गए हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। दैट मीन्स कि ये वो मुद्दा है जहां उन्हें लगता है कि 2025 के चुनाव में जब उतरेंगे तो ये मुद्दा उन पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। बाकी आप देखें जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी के समाज के लोगों को तो फायदा हो रहा है, तो वो इसका समर्थन कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो लोग मलाई चाप रहे हैं वो लोग कहा नहीं अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये इसके बाद 2025 के चुनाव से पहले जो सियासी बवंडर ये उठा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से चेक करके देखना चाहती है कि आखिर कहाँ पर कौन सा दाव खेला जा सकता है। कभी कभी आप देखें हैं फुटबॉल का खेल, तो आप देखे होंगे फुटबॉल के खेल में होता क्या है कि डिफेंड करने के लिए 4 लोग पीछे होते हैं, गोल को डिफेंड करने के 4 लोग होते हैं, 2 लोग सेंटर में होते हैं और 4 लोग फिर आगे होते हैं फॉरवर्ड में। तो 4-4-8 तो 10 और 1 गोल, 11 लोगों का खेल है ये। कभी कभी होता क्या है कि जब टीम बहुत डिफेंस बने, इसलिए डिफेंसिव आपका गेम है, ऑफेंसिव होती है तो क्या होता है कि 3-3-4 का बनता है। 3 डिफेंड करने के रहते हैं, 3 मिडिल में रहते हैं कि पास इधर से उधर दे करके अगले चारों में से किसी को दे करके गोल किया जा सके। तो ये ऑफेंसिव गेम होता है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने प्लेयरों को अलग अलग बैठा करके, कभी टाइट बोलवा करके, अब जैसे पिजड़ा वाला बात कभी चेक करवाती है, चूहेदानी वाली बात आपने सुनी, तो चूहेदानी वाली बात फेंक करके और चेक किया जा रहा था कि आखिर क्या उधर से जवाब आता है। तो जवाब आया कि भाई हम लोग भी तो इसी के पक्षधर हैं, लेकिन फैक्ट तो वो नहीं था, वो कहने वाली बातें थी, लेकिन अंदर अंदर तो तीर चुभ रहा था कि ऐसा नहीं कि किस पर गाज गिरे। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके बात वहीं आती है। और नीतीश इस पूरे मुद्दे पर जो चुप है, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर हम बार बार उस तरफ जा रहे हैं। करना चाह रहे हैं क्या कि कौन भारतीय जनता पार्टी अपनी उंगली डाल करके चेक कर रही है कि तासीर कितना गर्म है, समझे। और नीतीश कुमार चुपचाप बैठ करके वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ये जाता कहाँ है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल पोस्ट पे उनको गोल मिल गया ना, बॉल मिल गया तो बिना गोल मारे नहीं लौटते हैं, गोल मारेंगे ही, लेकिन वहाँ खड़ा होकर इंतजार जरूर करते हैं कि गोल पोस्ट पर बॉल कौन पास करता है। वो पूरा मैच देख रहे हैं, पूरा गेम देख रहे हैं, और इस गेम में फाइनल गोल तो नीतीश कुमार को ही मारना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा जो मामला सामने आया है
10 साल पहले इसको लागू हो जाना चाहिए था कह करके जीतन राम मांझी ने एक और बवंडर फैला दिया है। जीतन राम मांझी जितना ईमानदारी दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के प्रति, उसका इनाम भी उनको मिला है। अब आगे 2025 के चुनाव के लिए सभी चिंतित हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को पिछली बार एक उनके विधायक जीते थे और वो भी बेचारे धोखे से चले गए भाजपा में, और भाजपा में गए तो वादा उनसे क्या किया गया, चिराग पासवान के। तो उनके साथ क्या हुआ आप देख ही रहे हैं कि अभी तक वो बेचारे जैसे कि तैसे खड़े हैं, न मंत्री बने न कोई उनको बिल्कुल। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद बीएसपी से गए, उनको देखिए कितना मान सम्मान मिला। मंत्री लगातार जिस दिन से गए हैं उसी दिन से मंत्री बने हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस बार मंत्रिमंडल के रीशफल में हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। अब ये सारी बातें जो है ना कहीं घुमा फिरा करके आ रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं, हालांकि ये नदी के दो पाटों के मिलने जैसा है, मुश्किल है, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षा बिहार को लीड करने का और दोनों नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी करा देती हैं। हो सकता है कि जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, अभी झारखंड में ही तय किया था कि 6-6 महीने का हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार ऐसा हो चुका है कि 6 महीना भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा, 6 महीना जेएमएम का होगा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी हुआ था कि 2.5 साल आप रहिएगा, 2.5 साल हम रहेंगे। अब 2.5 साल पूरा नहीं हुआ कि बवंडर मच गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझौते होते हैं। लेकिन 2025 के चुनाव को अगर मद्देनजर रख करके अगर आप किसी भी विषय पर आप बात करते हैं तो एक बात तय है कि बिहार में भारी बवंडर है। और ये बवंडर सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं, 2025 के चुनाव को नहीं, 2024 में जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको भी प्रभावित करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से डर रही है। आप दिसंबर में जैसे चुनाव हो जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। चलिए देखिए, तो ये बवंडर बिहार की राजनीति में उठे हैं, 4 राज्यों में होने वाले चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबर लगातार भारत लाइव पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।